इससे पहले कि मैं ग्राउंड जीरो चलूं अपने रिपोर्टर्स के पास, सबसे पहले तो आप ये देखें, हाथरस के नाम पर यूपी को क्या वाकई में जलाने की साजिश रची गई थी? आप इंफोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं। इंफोग्राफिक स्टूडियो के जरिए बहुत कुछ आप जान जाएंगे। कैंप 2 को थोड़ा सा लॉन्ग करें। हाथरस कांड पर एसआईटी को मिली है बहुत बड़ी जानकारी। दंगे भड़काने के लिए अफवाहों का सहारा लिया गया। अभी तक की जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक फर्जी सूचनाओं के जरिए दंगा भड़काने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। लखनऊ में मुकदमा दर्ज किया गया है एसआईटी की तरफ से। जातीय और सांप्रदायिक दंगे भड़काने की साजिश की आशंका है। साजिश में पीएफआई और सरकार के निशाने पर रहे माफियाओं की मिलीभगत याद होगा आपको। पिछले दिनों किस तरह से मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की जितनी भी संपत्तियां हैं उन्हें पूरी तरह से जमींदोज किया गया था। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने भी, सूत्रों के हवाले से खबर है, उनके जरिए भी दंगा फैलाने की कोशिश की गई होगी। यूपी में अराजकता फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग की गई है। साजिश में सीए वाले उपद्रवी संगठनों की भूमिका के भी सबूत मिले हैं। अफवाह फैलाने के लिए वेरीफाइड सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल किया गया। जांच एजेंसीज वेरीफाइड अकाउंट का ब्यौरा तैयार करने में जुटी हैं और दंगे भड़काने के लिए आपत्तिजनक फोटोशॉप्ड तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया। यूपी साइबर सेल ने दर्ज किए हैं मामले। धरपकड़ के लिए टीमें लगी हैं, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि अगर इस तरह का इनपुट पहले से था तो फिर उचित कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और अगर ये इनपुट अब मिला है तो क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए बहुत बड़ा लूपहोल कहा जाए? मेरे 4 सहयोगी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। दिल्ली से सब्यसाची मेरे साथ है, ऐश्वर्या हाथरस ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दे रहे हैं। मेरठ का रुख कर लेंगे, मेरे साथ में सनुज मेरठ से जुड़े हैं और लखनऊ से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं रवि। ऐश्वर्या, सबसे पहले आपके पास आते हुए, यूपी सरकार की तरफ से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि हाथरस के नाम पर दंगा भड़काने की कोशिश की गई है पीएफआई की तरफ से, एसडीपीआई की तरफ से। ग्राउंड जीरो की आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, सबसे पहले कल जब एसआईटी की टीम यहाँ पे पहुंची थी और तमाम उन्होंने जानकारियां इकट्ठी करी थी, क्योंकि जो पुलिस ऑफिशियल सस्पेंड हुए थे उनके भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए और किसी भी बिंदु को ना पीछे छोड़ा जाए, इसके चलते अब एसआईटी की टीम तमाम जगहों पर जाकर भी अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही है। ये जो एक नया एंगल सामने आया है जिसमें ऑनलाइन दंगे भड़काने की कई साजिशें हुई है, वेरीफाइड अकाउंट सामने आए हैं, इसको लेकर अब यूपी पुलिस की साइबर क्राइम टीम अलग अलग तरीके से अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। कल हमने यहां के जॉइंट मजिस्ट्रेट से भी बात करी। उन्होंने आईटीवी नेटवर्क से भी बात करते हुए ये बात कबूली कि क्योंकि लखनऊ से उनके पास साफ निर्देश आए हैं, इसी वजह से हाथरस एडमिनिस्ट्रेशन भी अब सभी तरीके के यहाँ पे सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी जुटाने में लगा हुआ है। साथ ही एक बहुत बड़ी बात उन्होंने आईटीवी नेटवर्क से कही कि खुद परिवार वालों को भड़काने के लिए कई ऑडियो टेप्स भी हाथरस एडमिनिस्ट्रेशन को मिले हैं और सरकार के खिलाफ परिवार वालों को भड़काया जा रहा था कुछ दिनों से। ये तमाम बातें एसआईटी के पास आई और उसके बाद 11 एफआईआर्स लखनऊ के अंदर रजिस्टर की गई हैं, जिसपे एसआईटी ने अपनी जो दूसरी रिपोर्ट है वो सबमिट करी है। ठीक है ऐश्वर्या, सब्यसाची, रवि और सनोज, आप चारों लगातार मेरे साथ टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। रवि, आपके पास आते हुए, यूपी सरकार का यह मानना है, यह कहना है कि पीएफआई एसडीपीआई ने हथकंडा अपनाया, ठीक वैसा ही जैसा कि एंटी सीए प्रोटेस्ट के नाम पर दंगे भड़काने की कोशिश की गई थी। मेरा एक सवाल है, यह इनपुट सरकार को अभी क्यों मिला? यह इनपुट वक्त रहते क्यों नहीं मिला? हाथरस में इतना बड़ा कांड हो गया, उसके बाद ही यह इनपुट सरकार को कैसे मिला? देखिए, एसआईटी की टीम जब जांच करने के लिए गई थी 7 दिनों में पूरी जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देनी थी और इसी जांच रिपोर्ट के दौरान ही ये सारे सबूत हैं वो एसआईटी की टीम को मिले हैं और जिसके बाद ये सारी चीजें जो निकल कर आई हैं। एसआईटी टीम जब पहले दिन जांच करने गई थी, उस पहले दिन की जांच के बाद में 5 पुलिस के जो लोगों पर कार्रवाई हुई, निलंबन कार्रवाई हुई, उसके बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी और उसी दौरान ये सारे सबूत जो मिले हैं एसआईटी की टीम को, उसी के जरिए ही जानकारी निकल कर आई है कि इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया गया है, दंगे भड़काने की जाती है। मुझे ये बताएं, जो 11 एफआईआर दर्ज की गई है, ये एफआईआर किस बिना पर दर्ज की गई है, इसका आधार क्या है? पहले तो मुझे ये बताएं। और अभी तक एसआईटी ने कितनी छापेमारी की है पूरी यूपी में?
देखिए, अभी तक जो सबूत इकट्ठे किए गए हैं और अभी इकट्ठे किए जा रहे हैं, अभी तक जो सबूत इकट्ठे किए उन सबूतों के आधार पर एसआईटी की टीम ये कह रही है कि जो दंगे भड़काने के लिए अफवाहों का और फर्जी सूचनाओं का सहारा लिया गया, उसके अलावा सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया गया है, जातीय सांप्रदायिक दंगे भड़काने की साजिश की आशंका जताई गई। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन जरूर है कि यूपी जो साइबर सेल है उसने 11 एफआईआर दर्ज की इसको लेकर, उसके लिए टीमें बनाई गई हैं जो लगातार निगरानी कर रही हैं और लगातार अब ऐसे लोगों पर नजर रखी जा रही है कि जो लोग जैसे एसडीपीआई के जो लोग हैं या पीएफआई के लोग हों या जो सरकार के निशाने पर जो माफिया रहे हैं वो हों या सीए के खिलाफ जो लोग शामिल थे वो लोग। आप भी रहें रवि और ऐश्वर्या, आपके पास दोबारा लौट करके आता हूं, लेकिन अभी सनुज के पास में चलते हैं। सनुज, चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप अभी लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, मेरठ में आप हैं, हमने ये देखा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से पीएफआई और एसडीपीआई ने अपनी जड़ें जमा ली थी दक्षिण भारत के बाद पहली बार जब एंटी सीए प्रोटेस्ट चल रहे थे। अब मेरा एक सवाल है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंदोलन किया आरएलडी ने हाथरस कांड के नाम पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंदोलन किया समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने। क्या संपूर्ण विपक्ष ने एसडीपीआई का सहारा लिया, पीएफआई का सहारा लिया, सोशल मीडिया का सहारा लिया, वेरीफाइड अकाउंट का सहारा लिया? यह बात हजम सी नहीं हो रही है सनुज, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, यह एंगल बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है सनुज। हाँ, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए मेरठ में जो हिंसा हुई थी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें पीएफआई और तमाम संगठनों की जो संलिप्तता है वो सामने आई थी। लेकिन अब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि प्रदेश में दंगा भड़काने की साजिश थी, तो क्या एलआईयू फेल थी, क्या जो तमाम एजेंसियां हैं वो फेल थी? आखिर हाथरस कांड के बाद ही जब लोकदल ने और समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने एक तरीके से सरकार पर हमलावर हुई है और वहां जिस तरीके से कल राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी पर वहां पर लाठीचार्ज हुआ है, अब ये बातें नई नई निकलकर सामने आ रही है कि प्रदेश में दंगा भड़काने साजिश थी। अगर साजिश थी तो सरकार को पहले क्यों नहीं पता लगा? जो तमाम एजेंसियां थी उनको पहले क्यों नहीं पता लगा? तमाम तैयारियां, तमाम कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सरकार ने इस तरह का इनपुट क्यों नहीं दिया कि प्रदेश में दंगा भड़काया जा सकता है? आपने देखा होगा अमूमन अक्सर त्योहारों पर इस तरह की बातें सामने आ जाती हैं कि इस बार कहीं हिंसा हो सकती है, एलआईयू को अलर्ट कर दिया है, आईबी को अलर्ट कर दिया है, लेकिन इस तरह की कोई बात सामने नहीं थी। मुझे लगता है कि हाथरस का मामला लगातार पकड़ता जा रहा है। रवि, सनुज, ऐश्वर्या, सब्यसाची, आप चारों लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा मैं, क्योंकि मैं ये डिबेट मैंने ओपन कर दी है। जब भी आप बीच में आना चाहें, जब भी आप गेस्ट से सवाल करना चाहें, आपस में बात करना चाहें, आप कर सकते हैं। अगले 1 घंटे तक आप चारों लाइव टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। अब मेरा सवाल होगा सब्यसाची आपसे, क्योंकि आप दिल्ली से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। जब ये पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों की बात सामने आई थी और यह कहा गया था कि एंटी सीए प्रोटेस्ट के नाम पर इन लोगों ने दंगे फैलाने की आज से 6 महीने पहले साजिश की है, इंटेलिजेंस अलर्ट भी मिला, जितनी भी केंद्रीय एजेंसी थी पूरी तरह से अलर्ट पर आ गई, दिल्ली पुलिस को भी अलर्ट किया गया और यह कहा गया दिल्ली से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक इन सभी को कंट्रोल में कर लिया गया है। अगर इन्हें कंट्रोल में कर लिया गया था तो क्या हाथरस में एक बार फिर से यह मुमकिन है कि ये लोग अपना सर उठा सकें? बिल्कुल, ये सही सवाल आपने खड़ा किया है, क्योंकि सीए के बाद इन पीएफआई और एसडीएफआई के ऊपर क्रैकडाउन स्टार्ट हो गया था सरकार के द्वारा, और इनके जो सिंगल हैंडल्स थे, क्योंकि तब भी ये सोशल मीडिया का सहारा ले रहे थे और लगातार इनके ठिकानों पे सरकार छापे मार रही थी और इनको कंट्रोल में रखने का सरकार दावा कर रही थी। अभी जो सूत्रों के हिसाब से जो पता चल रहा है वो कहीं ना कहीं बड़ी खबर है और सरकार की तरफ से ये देखना पड़ेगा कि अगर सरकार को इसके बारे में पहले से इंफॉर्मेशन थी तो उन्होंने टाइम पे एक्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि सीए के मौके पे उन्होंने देखा कि कैसे देश भर में पीएफआई के द्वारा दंगे भड़काए गए और कई प्रदर्शन वो फंडिंग भी कर रहे थे। तो इसके लिए बड़ा सवाल यह है कि सरकार ने टाइमली एक्ट क्यों नहीं किया। ठीक है सब्यसाची, आप रुके। ऐश्वर्या के पास एक बार फिर से जाते हैं। ऐश्वर्या, आप ग्राउंड जीरो पर हैं। अब मेरा एक और सवाल है, मैं इमोशनल नहीं हूं, लेकिन जो तस्वीरों में नजर आया है उसके जरिए कुछ चीजें मैं जो मिसिंग लिंक है इन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। लेट्स कनेक्ट द डॉट्स। आधी रात को अंतिम संस्कार किया गया कि यह दंगा भड़काने की साजिश थी। भाई ने अस्थि संचय किया, क्या यह दंगा भड़काने की साजिश थी? डाइंग डिक्लेरेशन है, क्या यह दंगा भड़काने की साजिश थी? परिवार वाले इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, क्या यह दंगा भड़काने की साजिश थी? परिवार वाले कह रहे हैं कि यूपी पुलिस पर भी भरोसा नहीं है और सीबीआई पर भी भरोसा नहीं है, क्या दंगा भड़काने की साजिश है? मेडिको लीगल रिपोर्ट्स जो एमयू की है वो भी क्या दंगा भड़काने की साजिश है? और जो तस्वीरें, हाँ इन्हीं तस्वीरों की मैं बात ही कर रहा था। आधी रात का अंतिम संस्कार, अस्थि संचय से हाहाकार, मौत वाला जो बयान है वो सुनिए सरकार। तो फिर इन तस्वीरों के साथ
क्या वाकई में ये दंगा, सांप्रदायिक दंगा पचता है ऐश्वर्या? बिल्कुल, काफी सारे सवाल थे और ये परिवारजनों के ही सवाल हैं, आपके नहीं है, मेरे नहीं है। परिवारजनों ने भी लगातार यूपी पुलिस डीजीपी से उनके जब घर में वो मिलने गए तब एचएन अवस्थी से ये सारे सवाल पूछे कि आखिर क्यों उनकी बेटी को, उनकी बहन की जब अंतिम संस्कार रात को 2 बजे पुलिस कर रही थी तो उनको क्यों नहीं बुलाया गया? जब वो तैयार थे मीडिया से बात करने के लिए तो उनको मीडिया से बात क्यों नहीं करने दी? क्यों उनको नजरबंद करके रखा गया लगातार 3 दिन तक? क्यों उनके मोबाइल फोन सीज किए गए? इन सभी सवालों के जवाब यूपी पुलिस डीजीपी भी नहीं दे पाए, ना मुख्य सचिव दे पाए, क्योंकि दोनों 44 मिनट तक उनके घर पे परिजनों से मुलाकात कर रहे थे और लगातार परिवारजन उनसे यही सारे सवाल कर रहे थे। आपको याद होगा कि जैसे ही यहां से यूपी पुलिस डीजीपी और मुख्य सचिव, एडिशनल मुख्य सचिव यहां से अवनीश अवस्थी लखनऊ पहुंचे, उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री आवास जाकर इस पूरी गंभीरपूर्ण घटना का मुख्यमंत्री को ब्यौरा दिया और शाम होते होते सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। इतनी क्या जल्दी थी पुलिस को? ओके, ठीक है, सभी एक मिनट रुकिए, रवि के पास में चलते हैं। रवि, ठीक है, ऐश्वर्या दोबारा आपके पास लौट करके आते हैं। रवि, मुझे ये बताएं और समझाएं, क्या हाथरस के नाम पर पीएफआई एसडीपीआई की तरफ से कोई वेबसाइट डिजाइन की गई थी? क्या उसमें यह बताया गया था क्या कपड़ा पहनना है, क्या कपड़ा नहीं पहनना है? क्या उसमें यह कहा गया था कि फला पार्टी के साथ में इतनी भीड़ जाएगी? क्या ऐसा भी कोई सबूत मिला है? देखिए, सारे सवाल को या तो एसआईटी की टीम को देने हैं या तो सरकार को देने हैं। अगर बात करें तो 14 तारीख की घटना है, उसके बाद जिस तरीके से समय गुजरा और जैसे जैसे इस मामले तूल पकड़ा तब सरकार की आंख खुली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी जिला प्रशासन की, स्थानीय पुलिस की। पुलिस इतनी बड़ी लापरवाही क्यों कि समय रहते परिवार को संतुष्ट क्यों नहीं कर पाई? अगर जब मामला बढ़ रहा था, जो कप्तान है वहां पर, उसके अलावा तमाम सारे पुलिस के लोग हैं, जिलाधिकारी महोदय का खुद ऑडियो वायरल हुआ है जो साफ करता है किस तरीके से वो कहना चाह रहे हैं कि मीडिया है चली जाएगी, क्या कुछ कहना चाह रहे थे। पुलिस पर निरंबन कार्रवाई की गई। और सबसे बड़ी बात अलावा अगर बात सबसे बड़ी बात तरीके से जो जिम्मेदारी थी लोगों की, जिम्मेदारी नहीं, एसपी, डीएम, एडीएम, एसडीएम हर कोई जांच करने में जुटा हुआ था। एक हफ्ते में पहली बार यह सांप्रदायिक दंगे वाला एंगल सामने आया है। साधना भारती के पास भी चलते हैं, मेरे 4 रिपोर्टर मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन साधना भारती के पास में चलते हैं, कांग्रेस की नेता है साधना भारती। यूपी सरकार की तरफ से इशारा यह किया जा रहा है कि संपूर्ण विपक्ष ने मिलकर के हाथरस में दंगा फैलाने की कोशिश की और इशारा यह भी किया जा रहा है कि आप लोग पीएफआई और एसडीपीआई से मिले हुए हैं। जवाब क्या है आपके पास? साधना भारती, आप सुन पा रही मुझे? हेलो, हाँ बोलें, जवाब दीजिए। जी देखिए, एक बेटी होने के नाते और राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैं से एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ रखती हूँ कि ये बहुत शर्मनाक है कि इस तरह की बात की जाती है। जानते हैं कि दंगों का इतिहास किसका रहा है, चाहे वो मुजफ्फरनगर में सीडी काटना रहा हो, चाहे राम के नाम पर दंगा कराना रहा हो, चाहे अरबों रुपए का चंदा कचनौल के पचाना रहा हो। हमने देखा है कि दंगों का इतिहास किसका है। आज मैं बस यही आह्वान करना चाहती हूँ इंडिया न्यूज के माध्यम से देश की जनता से, आज बांट दिया राम के नाम पर, कभी राम के नाम पर, कभी गीता के नाम पर, कभी कुरान के नाम पर। कम से कम एक बेटी के नाम पर आज देश को एक करना चाहिए। कोई भी तरह का दृष्टिकोण बलात्कार के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि बलात्कार को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। एक बेटी के बलात्कार को बिल्कुल किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जाना चाहिए। अगर हम सवाल उठाते हैं कि डीएम पर कार्रवाई कब हो, तो ये कहते हैं हम बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार, आज इनका ये उजागर हो गया है, विरोधी, किसान विरोधी। साधना भारती आप रुके, लेकिन साधना भारती आप सीधे तौर पर जवाब नहीं दे रही हैं। अगर यूपी सरकार की तरफ से यह कहा गया है, क्या वाकई में दंगा फैलाने की कोशिश की गई है हाथरस कांड के नाम पर? बहुत बड़ा सवाल है। अगर है तो हफ्ते भर भी नहीं बल्कि लगभग 1 महीना गुजरने के बाद अगर यूपी सरकार की तरफ से यह बात कही जा रही है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं दंगे के नाम पर कवर अप करने की कोशिश है? अगर कवर अप करने की कोशिश है तो फिर इसे क्यों ना खालिस सियासत का नाम दिया जाए? आगे